हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 20 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, जो कि प्रीवियस पेपर फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़ या ANM के लिए हुआ था। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चंस। मैं इनको सॉल्व करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे आपको पता चले जाएगा कि आपने तैयारी अगर कर ली है तो आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपको किस टाइप की तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट 1 है। इसमें मैं 20 MCQs डिस्कस करूँगा और मैं पूरे आपके लिए 100+ जितने मेरे सोचे उतने MCQs लाऊंगा। तो पर उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई सजेशन है आपकी कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और शेयर भी करना। ठीक है, जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैं दूसरा आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ये आल्सो इंपॉर्टेंट रहने वाली है किसके लिए, जो जूनियर स्टाफ नर्स का या मेडिकल असिस्टेंट का, फार्मासिस्ट का, लैब असिस्टेंट का, या और कोई मेडिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही MCQs डिज़ाइन करता है JKSSB। ठीक है, पूछने के लिए। तो मैं ये सारी आगे कंटिन्यू रख पाऊँ तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगर आपकी कोई सजेशन है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, तो हम 100+ MCQs लाएंगे आपके लिए। तो ये पहली वीडियो है, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आगे वाली वीडियो आएंगी कि नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये प्रीवियस, मैं पहले बता दूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर थे JKSSB का उसमें पूछे गए MCQs हैं। तो अब शुरू करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे तो गाइज ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या रहेगा, एक मिनट गाइज, सॉरी, ये फर्स्ट MCQ हमारा। तो इसमें ये इन्होंने पूछा हुआ है कि द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स कॉल्ड एपीफाइसिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय। ठीक है, तो ये हमें पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको क्वेश्चन को समझना है कि हमें पूछ क्या रहे हैं वो। ठीक है, तो इन्होंने खुद ही बताया एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। तो यहाँ से आपको थोड़ा नॉलेज मिल गया कि एपीफाइसिस उसको बोलते हैं जो एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कौन सी होगी, जैसे हमारी फीमर होगी या आर्म की बोन होगी, जिनकी मतलब जो है ऐसे लंबी बोन्स होती हैं, जिनकी ये जो ब्रेड्थ है ये कम होती है और लेंथ जो है ज़्यादा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। तो इन्होंने बोला इज कंस्ट्रक्टेड बाय, कौन बनाता है। तो इसमें ऑप्शन है हमें कैंसिलियस बोन, कार्टिलेज बोन, कंपैक्ट बोन और कॉर्टिकल बोन। तो गाइज काफ़ी सारे बंदे कार्टिलेज बोन इसको करेंगे, पर ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बंदों ने ये सुना होगा, जिसने पढ़ा होगा वो तो नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैंसिलियस बोन। ठीक है, ये मैंने नीचे दिया हुआ है, कैंसिलस बोन इसका जो है राइट आंसर है पहले MCQ का। और दूसरा MCQ है हमारा एड्स, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV। एड्स क्या डिजीज़ है, बंडल ऑफ डिजीज़ है गाइज। तो इसको कौन कौन सा वायरस है, HIV, ह्यूमन अमीनो वायरस। इसका आप फुल फॉर्म कमेंट में लिखें। ठीक है, करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये आपके लिए देता हूँ मैं। HIV वायरस है ये। ठीक है, HIV वायरस है और एड्स क्या है, डिजीज़ है। ठीक है, फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, इंडिया में डिटेक्ट कब हुई थी। तो ये आपको गाइस सीधा सीधा इन्होंने रटने वाला क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1972, 1972, 1986 और 1976 और 1982। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से, यहाँ से गलती है, यहाँ पे 1986 है। ठीक है, ये जो C वाला है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है गाइज, मैं आपको बता दूँ, इसका है C आंसर ही है इसका। ठीक है, 1986 में डिटेक्ट हुई थी एड्स। कहाँ पे डिटेक्ट हुई थी गाइज, ये चेन्नई में अमंग फीमेल सेक्स वर्कर्स थी, तमिलनाडु चेन्नई में, जिनमें ये डिजीज डायग्नोज हुई थी। कब, 1986 में। 1986 में, ये जो इसका ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1986 में हुई थी। किसने की थी, डॉक्टर सुनीति साल्मो और उनके एक स्टूडेंट थे सेलापन निर्मला, उन्होंने डायग्नोज की थी। ठीक है, तो ये था इसका। और अब हमारा आ गया तीसरा MCQ। ठीक है, तीसरा MCQ आ गया। तीसरे MCQ में इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट मुझे इसको करने दो। तीसरे MCQ में इन्होंने पूछा हुआ है ए वैक्सीनेशन विच इज़ एडवाइज टू ऑल वुमेन इन चाइल्ड वेयरिंग एज। तो गाइज आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एज टू प्रिवेंट मेजर डिफेक्ट्स लाइक कंट्रैक्ट, डीफनेस एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज इन फीटस इज। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि जो वैक्सीन है जिसको एडवाइस किया जाता है कि इनको वुमेन को, कौन सी वुमेन्स को, जो चाइल्ड बेयरिंग एज होगी, जिसमें वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं। जैसे 45 के बाद मेनोपॉज आ जाता है, उसके बाद वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। तो जो बच्चे को चाइल्ड बेयर कर सकती हैं, उन वुमेन में प्रिवेंट करने के लिए, क्या प्रिवेंट करने के लिए, मेजर डिफेक्ट्स चाइल्ड में
लाइक कंट्रैक्ट, डीफनेस एंड कंजेनिटल। कंजेनिटल होता है सिंस बर्थ, जो बर्थ से डिजीज होती है हार्ट की। इन फिटस, किसमें? फिटस। जो फिटस क्या होता है? अनबोर्न चाइल्ड जो होता है उसको फिटस बोलते हैं, ठीक है, जो बॉम्ब में होता है, बॉम्ब जो होता है उसमें जो अनबोर्न चाइल्ड होता है उसको फिटस बोलते हैं। और उसमें जो डिजीज़ है कंट्रैक्ट, डीफनेस और कंजेनिटल हार्ट डिजीज ना हो उसके लिए एक वैक्सीन एडवाइस की जाती है। किसको? वुमेन्स को। कौन सी वुमेन को? चाइल्ड बेयरिंग एज की वुमेन को। तो उसको क्या बोलते हैं? टेटनस बोलते हैं, मीजल्स बोलते हैं, रूबेला बोलते हैं, बर्सीला। तो गाइस इनमें टेटनस भी लगती है, मीजल टेटनस भी लगती है वुमेन को, और मीजल्स, बर्सीला और रूबेला। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो रूबेला है, ठीक है। रूबेला एडवाइस की जाती है चाइल्ड बेयरिंग एज की वुमेन को, ताकि उनका जो फिटस है उसमें डिफेक्ट्स ना आए, ना कंट्रैक्टेड डिजीज़ आए, ना डीफनेस आए, और ना ही कंजेंटल हार्ट डिजीज़ आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एमसीक्यूज। अब है हमारा फोर्थ एमसीक्यू, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू, द इनटेक ऑफ विच न्यूट्रेंट ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी विच मिनिमाइज द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यू बॉर्न, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो इनटेक ऑफ कौन से न्यूट्रेंट हम अगर लेंगे, जब वुमेन अगर लेगी अर्ली, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है फर्स्ट या सेकंड मंथ में, ठीक है, जो मिनिमाइज करेगा किसका? रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो मैं आपको बता दूं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें ब्रेन, स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट्स होते हैं किसके? चाइल्ड के, ठीक है। तो वो मिनिमाइज हो जाएगा रिस्क वो न्यूट्रेंट लेने से जो वुमेन लेगी। तो इसमें आयरन है, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, काफ़ी आयरन टिक करके आ जाएंगे क्योंकि आयरन लेती हैं फीमेल। तो मैं आपको गाइस बता दूं स्टार्टिंग में आपको अगर थोड़ा नॉलेज होगा तो फॉलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है, फीमेल्स को। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन विद हाइपर पायरेक्सिया। गाइज यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना, हाइपर पायरेक्सिया, पायरेक्सिया नहीं है, शोज टेम्परेचर, वो कितना टेम्परेचर शो करता है जिसको हाइपर पायरेक्सिया है, ठीक है। पायरेक्सिया क्या होता है? बुखार, फीवर जो होता है, हाई फीवर होता है, ठीक है। हाइपर हो गया बहुत हाई, अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूँ कि ये 100 डिग्री सेल्सियस, तो बी आएगा इसका अबव 104 डिग्री सेल्सियस, और डी इसका आएगा लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको गाइज पहले बता दूँ, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, ठीक है। फ़ारेनहाइट में हो सकता है लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है टेम्परेचर, ये नहीं मैं बोल रहा टेम्परेचर नहीं हो सकता, पर ह्यूमन बॉडी का नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है हमारा? अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री कितना होता है? मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, फ़ारेनहाइट में बता रहा हूँ, फ़ारेनहाइट डिग्री में बता रहा हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट में बता रहा हूँ। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर जो रेंज होता है 97 से लेके 100.4 तक क्या होता है ये टेम्परेचर? ये नॉर्मल होता है किसमें? फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और जो है 36.5 से लेकर 37.5 तक डिग्री सेल्सियस में आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये ह्यूमन बॉडी का। तो मैं आपको बता दिया कि कितना, मैंने फ़ारेनहाइट में कितना बताया? 100 डिग्री, 100.4 डिग्री तक। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो आपका कट गया कि ये हाइपर पायरेक्सिया नहीं है। बिटवीन 100 एंड 102 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये भी नहीं है क्योंकि जो है ये हाइपर पायरेक्सिया है। अगर वो 100 से लेकर 101 से लेकर 102 तक होगा तो उसको पायरेक्सिया हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल मैंने वो आपको बताया कि 100.4 डिग्री, 100.4 फ़ारेनहाइट डिग्री ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। डिग्री में गाइस डिग्री सेल्सियस नहीं है ये, ठीक है। तो 101 से लेकर 102 तक क्या होगा आपका? ये पायरेक्सिया हो सकता है। और अबव 104 डिग्री, तो गाइस ये इसका राइट आंसर है। अगर 104 डिग्री से ऊपर आपका फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, यानी कि इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा ये गाइस? ये 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ऊपर आपका टेम्परेचर होगा तो ये क्या होगा? हाइपर पायरेक्सिया होगा। अगर आपका यहाँ से ऊपर टेम्परेचर होगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री, तो ये क्या होगा आपका? ये पायरेक्सिया हो जाएगा, ठीक है, बुखार हो जाएगा। और ये डी ऑप्शन है लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट डिग्री है, डिग्री फ़ारेनहाइट है गाइस, सेल्सियस नहीं है, इतना नहीं हो सकता। तो ये इसका राइट आंसर जो है अबव 104 डिग्री, ठीक है, अबव 104 डिग्री, इससे ऊपर आपका टेम्परेचर होगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है द पोक्सो एक्ट वाज एनेक्टेड टू प्रिवेंट। जनरल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है, आपको होते आपके रिलेटेड ही हैं पर जनरल आते हैं। तो पोक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, पी से प्रोटेक्शन, ओ से ऑफ सी से चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, ठीक है। ये एक्ट है, ये कब इनेक्ट हुआ था मैं आपको बता दूं 2012 में ये एक्ट इनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये किसके लिए? चाइल्ड लेबर के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, फीमेल फीटिसाइड के लिए और
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए। तो गाइज इसमें आ ही रहा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल तो ये क्या है, इसका राइट आंसर जो है, सॉरी गाइज, सॉरी गाइज, तो गाइज इसका ये आंसर राइट क्या रहेगा इसका, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। ठीक है, तो ये इसका डी आंसर है। ठीक है, डी आंसर है इसका। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रेबीज इज अ सीवियर वायरल इन्फेक्शन विच अफेक्ट्स। तो रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो रैबिड एनिमल के काटने से होती है। वो किसको अफेक्ट करती है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को करती है, रेनल सिस्टम को करती है और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, एक बुलेट शेप वायरस होता है, जो जिसका बुलेट शेप स्ट्रक्चर होता है इस वायरस का, ऐसे बुलेट जैसे बुलेट की शेप होती है वैसे होती है। ये किसको अफेक्ट करता है, तो ये किसको करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका राइट आंसर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गाइज क्या आता है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, मेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, उसको अफेक्ट करती है रेबीज़। उसको डर लगता है पानी से काफ़ी ज़्यादा, इसको होता है रेबीज़। तो ये अगला क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है हमारा। इसमें उन्होंने पूछा हुआ न्यू हेल्थ पॉलिसी वाज वर्ल्ड इन द ईयर। तो गाइज ये पुराना पेपर है, 2014 का पेपर है, FMPHW का। तो मैं आपको बता दूं, तो न्यू हेल्थ पॉलिसी वाज वर्ल्ड इन द ईयर, ये 2002 इसका राइट आंसर है। ठीक है गाइज, पर अब मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा, अभी तक हमारी कितनी हेल्थ पॉलिसीज़ आई हैं, HP कितनी हेल्थ पॉलिसीज़ आई हैं, 3 हेल्थ पॉलिसीज़ आ गई हैं। एक आई थी 1983, एक कब आई थी, 1983 में आई थी हमारी पॉलिसी। ठीक है, सॉरी गाइज, एक मिनट गाइज। तो हमारी अभी तक 3 हेल्थ पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। पहली जो 1983 में आई थी, दूसरी जो थी 2002 में आई थी। तो ये 2014 का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 2 है। तो अगर अब आपको आएगा गाइज, सॉरी यार, तो अभी तक 3 हेल्थ पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, मैंने बताया। पहली 1983 में आई थी, दूसरी जो 2002 में आई थी, और तीसरी कब आई थी, 2017 में। जो लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी आई है, कौन देता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देती है। तो ये अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, 2017 टिक करना वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे अब ये गाइस क्वेश्चन है 9th, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ये मुश्किल है। ये 6 months ओल्ड मेल बेबी वाज एडमिटेड इन पेडियाट्रिक सर्जिकल वार्ड विद प्रोजेक्टाइल नॉन वायलस वॉमिटिंग, पैल्पेबल ओलिव शेप्ड मास पर abdomen एंड विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टालिसिस। ठीक है, नर्स सस्पेक्ट्स द कंडीशन टू बी। आपको एक कंडीशन डिस्क्राइब की है कि एक 6 महीने का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया हुआ कि नर्स उसको क्या सस्पेक्ट करेगी, को तो उसको कौन सी डिजीज़ है। तो इसमें से जो इसका आंसर राइट आंसर है गाइज, वो है बी वाला, पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसको। पाइलोरिक मैं बता दूं आपको, एक ये वो ओपनिंग होती है। पाइलोरिक क्या होता है, ओपनिंग होती है किसमें, बिटवीन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस वजह से जो 6 month ओल्ड बेबी होता है उसको जो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये इसका बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। और गाइज ये 10th क्वेश्चन है आपका, विटामिन्स के बारे में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू हैव ए रोल इन बाउंड हीलिंग। बाउंड हीलिंग में किसका रोल है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो गाइज मैं इसका बता दूं, इसका राइट आंसर सी है। जिसको विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसका, ये इसको विटामिन सी को। तो ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 10 का। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ चेकअप्स एडवाइज अंडर मदरहुड सर्विसेज इन इंडिया पूछा है गाइज। कितनी बार जो मदरहुड चेकअप एडवाइस किए जाते हैं, ठीक है, जो बच्चा होना होता है किसी को, प्रेग्नेंट फीमेल को, उसको कितनी बार हॉस्पिटल में विजिट करना है। ठीक है, 3 बार, 4 बार, 2 बार 3 हो गया गाइज, 12 बार। तो गाइज मैं बता दूं कि जो वर्ल्ड हेल्थ, यार जो WHO की गाइडलाइंस है, जो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो उसको वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को 4 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है चेकअप कराने के लिए, एंटीनेटल चेकअप, ANCV जिसको बोलते हैं, एंटीनेटल चेकअप। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये आशा इनको लेके जाती है, हेल्प करती है। तो गाइज अगला है, द पोजीशन यूज्ड फॉर सर्जरी इज कॉल्ड। तो मुझे लगता है यहाँ पे कॉमन पोजीशन होना चाहिए था, द कॉमन पोजीशन यूज्ड फॉर सर्जरी इज कॉल्ड सुपाइन, प्रोन, डॉर्सल, रिकम्बिनेंट, सेमी रिकम्बिनेंट। तो इसमें जो है प्रोन भी सर्जरी की पोजीशन है और सुपाइन भी, और मोस्ट कॉमन क्या है, सुपाइन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सुपाइन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सुपाइन। गाइज एक और 13 क्वेश्चन है, ए चाइल्ड एडमिटेड विद कंजेनिटल हर्ट डिजीज। कंजेनिटल मैं बता देता हूँ, सिंस बर्थ, जो बर्थ से डिजीज होती है बच्चे को, उसको बोलते हैं कंजेनिटल हर्ट डिजीज। हैज़ द हिस्ट्री ऑफ अज्यूमिंग स्क्वेटिंग। वो बच्चा क्या करता है, उसको हिस्ट्री है कि इसको बचपन से ही क्या है, डिजीज़ है किसकी, हर्ट की। तो उसके लिए वो क्या करता है, उठ बैठ करता है, स्क्वेटिंग करता है। ठीक है, पोजीशन टू गेट रिलीफ फ्रॉम डिस्पोनिया क्या हो गया गाइज, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम जिसको आती है उसको बोलते हैं डिस्पोनिया। उससे रिलीफ करने के लिए क्या करता है, स्क्वेटिंग करता है। ठीक है, तो
द नर्स डायग्नोसिस दैट डिफेक्ट टू बी, उसको क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, तो TOF है उसको गाइज। इसका राइट आंसर क्या है, TOF। ASD गाइज, आप इसकी ASD BSD CO इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो सर्च करके प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, नहीं तो मैं ही बता दूंगा फिर आपको, ठीक है। तो इसको बच्चे को क्या TOF है, यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फॉल आउट है उसको। टेट्रालॉजी ऑफ फॉल आउट में क्या होता है कि उसके हार्ट में 4 डिजीज़ होती हैं, मतलब 4 डिफेक्ट्स होते हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह उसकी बॉडी में कम जाती है और सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये गाइज ये इन्होंने पूछा, द आइडियल टाइम फॉर इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यू बॉर्न डिलीवर्ड नॉर्मली इज विद इन, तो इन्होंने पूछा हुआ जो न्यू बॉर्न है उनमें जो इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, उनको ब्रेस्ट फीडिंग कब कराना चाहिए। तो गाइज इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, डिलीवर्ड नॉर्मली जिनकी सी सेक्शन सिजेरियन वगैरह हुआ है उसको नहीं, जो डिलीवर्ड नॉर्मली हुआ है, मतलब बच्चा जो नॉर्मली होता है जिसका नॉर्मल बर्थ हुआ है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए। तो ये भी WHO के अकॉर्डिंग, इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग विद इन 1 आवर, 1 to 2 hours, 2 to 3 hours, 3 to 4 hours। तो गाइज इसका राइट आंसर है 1 to hour। जो नॉर्मली बच्चा पैदा होता है उसको विद इन 1 hour ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज 15 क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, इन्होंने एक डिसऑर्डर दिया है जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक साइकेट्रिक मतलब दिमागी डिसऑर्डर है। उसकी क्या क्या अपनी जो मतलब करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्या फीचर होते हैं, वॉलेंटरी रिफ्यूजल टू ईट, अनकंट्रोल्ड ईटिंग, या फिर ये पूछा हुआ है इन्होंने रैपिड इंजेक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, और डी है वॉलेंटरी वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग फूड। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि बंदा जो होता है ना उसको एक डिसऑर्डर होता है साइकेट्रिक, उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसको साइकी होता है बंदा, मतलब दिमागी उसको प्रॉब्लम होती है, उसको लगता है कि मैं खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, बड़ा मोटा हो जाऊंगा, तो इस चक्कर में वो क्या करता है, बिल्कुल खाना खाता ही नहीं है, मतलब भूखा रहता है और डाइट करना शुरू हो जाता है, और वो इतना पतला हो जाता है ना, पतला होने के साथ साथ देखो आप अच्छी डाइट नहीं लोगे तो उनको और प्रॉब्लम आने लगती हैं, जैसे लेजीनेस वगैरह, वीकनेस वगैरह, बोन्स उसकी वीक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो बंदा क्या करता है, उसको लगता है कि मैं अभी भी, चाहे वो पतला भी हो जाए, ठीक है, पतला भी हो जाए, फिर भी उसको लगता है मैं पतला नहीं हूँ, मतलब और पतला, इससे उसकी डेथ भी हो सकती है अल्टीमेटली। तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसको लगता है। तो इसका ये करेक्टरिस्टिक बताई हुई है गाइज, इसका मुझे दोनों लग रहा है, क्योंकि वो रिफ्यूज़ करता है ईट करने के लिए, ठीक है, वॉलंटरी रिफ्यूज़ भी करता है ईटिंग के लिए, और जब वो ईट करता है वो उसकी वॉमिटिंग भी कर देता है, ठीक है, वो वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है। और इसका A और D दोनों क्वेश्चन है, तो आपको अगर पता चलता है कि इन दोनों में से कौन सा, मुझे तो दोनों लग रहे हैं, अगर आपको पता चलता तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है, इसके दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 16 क्वेश्चन है, ए सेक्शुअल प्रेफरेंस फॉर चिल्ड्रन यूजली ऑफ प्री पबर्टी एंड पबर्टी एज। तो प्री पबर्टी और पबर्टी एज क्या होती है, बॉयज़ में जो होती है पबर्टी एज अब 12 ईयर्स होती है, एवरेज जो होती है, और गर्ल्स में अब 11 साल के बाद पबर्टियल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। पबर्टी आपने पढ़ा तो होगा कि मतलब फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, बॉयज़ थोड़ी मोटी हो जाती है बॉयज़ की, और उसमें थोड़ी हेयर्स वगैरह ग्रोथ करने लगते हैं, और फीमेल्स में क्या होता है, पीरियड्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, हेयर्स वगैरह ग्रोथ हो जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब ये सेक्शुअल प्रेफरेंस फॉर चिल्ड्रन, कुछ होते हैं उनको डिसऑर्डर होता है एक, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि चिल्ड्रन के बारे में सोचते हैं, जो पबर्टी एज के चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए उनकी सेक्सुअल डिज़ायर बनती हैं। तो गाइज़ वो डिसऑर्डर है, एक बहुत गंदी बात है। तो इसको बोलते क्या हैं, उसको गाइज़ पेडोफीलिया बोलते हैं उसको। ये जो D ऑप्शन है यहाँ पे A लगा लें, पेडोफीलिया बोलते हैं उसको, ठीक है। ये डिसऑर्डर होता है जिसमें सेक्सुअल प्रेफरेंस होती है चिल्ड्रन के लिए, पबर्टी और पबर्टी एज की बंदे में, जिसको ये डिसऑर्डर होता है। तो गाइज़ ये मैं आपको बता दूँ 17th क्वेश्चन है अब हमारा। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सॉल्व करने पड़ते हैं सारे गूगल से ये क्वेश्चन। तो इसका इन्होंने पूछा है, मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन बीच आल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो गाइज इन्होंने बोला हुआ है कि एक मेथड है किसका, कंट्रासेप्शन का, जो वुमेन्स में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से बचाता है, ठीक है। तो रिदम मेथड है, कॉन्डम है, स्टेरॉइड कंट्रासेप्शन है, या IUCD है। तो इसका D ऑप्शन है, स्टेरॉइडल कंट्रासेप्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। और जो है ये द मोस्ट कॉमन या द मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है गाइज, यहाँ पे ये टाइप करना रह गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा होता है। तो गाइज RH आइसोम्यूनाइजेशन होती है, B DIC होता है, अनीमिया होता है, या ब्लड प्लेटलेट डिसऑर्डर होता है। तो गाइज ये अनीमिया इसका राइट आंसर, ठीक है। लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट काजेज, ठीक है, प्रोटीन अगर कम मिलता है हमें डाइट में तो उससे क्या होगा, बेरी होगा, डर्मेटाइटिस होगा, क्वाशोकार होगा, स्कर्बी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गाइज B है, जिसको बोलते हैं क्वाशोकार, शायद इसकी काफ़ी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है,
तो गाइज इसका राइट आंसर बी है, क्वाशकार इसको बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपको कोई नहीं पूछेगा, वहाँ पे आपको सर्कल ही करना हो, हमारे शीट पे जहाँ ऑनलाइन होगा तो टिक ही करना है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, वहाँ से लिए हुए हैं ये, ठीक है, एमसीक्यू सारे। तो एंगुलर स्टोमाटाइटिस इज द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एंगुलर स्टोमाटाइटिस क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि जॉज में जो होता है, हमारे जॉ में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एंगुलर स्टोमाटाइटिस। तो डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी हो, ये पूछ रहे हैं, उससे होता है थायमाइन। गाइज ये सारे विटामिन है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। थाइमाइन को क्या बोलते हैं, विटामिन B2, बी कम्प्लेक्स विटामिन है सारे, ठीक है। और राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं गाइज, B2 बोलते हैं। और ये सॉरी, थाइमाइन को B1 बोलते हैं, B1 बोलते हैं। और राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं, B2 बोलते हैं। और पायरोडॉक्सिन को B6, विटामिन B6 बोलते हैं। और नियासिन को क्या बोलते हैं, विटामिन B3 बोलते हैं, ठीक है, B3। ये सारे विटामिन हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये एंग्लोस्टोमेटाइटिस है, ये किसकी डेफिशिएंसीज होती है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसीज होती है। तो गाइज ये विटामिन राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसीज होती है। तो गाइज ये थे हमारे 20 MCQs। मैं और भी आपके लिए MCQs ले आऊँगा, लेकिन अगर आपको ऐसे MCQs चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई मैंने इसमें गलती की है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि एक्यूरेसी ज़्यादा रहे, इसमें बहुत ज़्यादा रहे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।